बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट से इम्पॉर्टेंट केस फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से उसकी जो समाअत हुई है उस पर आपको अपडेट्स भी देते हैं, अपना तज्ज़िया भी देते हैं। सबसे पहले तो ये कि मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ कि इवेंचुअली आज की समाअत का नतीजा क्या है और उसके बाद मुकम्मल तफसील बता देता हूँ। आज की समाअत का नतीजा ये है कि इवेंचुअली जो नया बेंच बना 7 रुकनी, पहले 9 रुकनी बेंच था, उसके बाद 7 रुकनी बेंच बना है। तो उस 7 रुकनी बेंच से इवेंचुअली बहस के बाद जब लतीफ़ खोसा साहब ने हुक्म इम्तना की इस्तदा की है तो वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है और स्टे ऑर्डर जारी नहीं हुआ फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से। और चीफ़ जस्टिस ने कहा कि जी हर चीज़ का हल स्टे ऑर्डर में नहीं होता, लेकिन ये अंदिया ज़रूर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ये जो 7 रुकनी बेंच है ये सुनना चाहता है और इसके ऊपर समाअत होगी। और फौरी तौर पे कल के लिए दोबारा 9:30 बजे इस केस को फ़िक्स कर दिया गया, यानी कि कल सुबह 9:30 बजे दोबारा 7 रुकनी बेंच बैठ के समाअत को आगे लेकर चलेगा और तफसील से मज़ीद इसके ऊपर बहस होगी, आर्गूमेंट्स होंगे। अब मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ कि आज सारा दिन हुआ क्या है और अपना तज्ज़िया भी साथ साथ देता जाऊँगा। सबसे पहले क्योंकि शुरू में 9 रुकनी बेंच था और पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा 9 रुकनी बेंच में मैंने आपको बताया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा भी शामिल थे एंड दिस वाज अ बेंच विच आई टोल्ड यू कि बड़ा डाइवर्स है, अक्रॉस द डिवाइड है। तो फाइज ईसा साहब जब 9 रुकनी बेंच के साथ आकर शुरू में 9 रुकनी बेंच बैठा है तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बुलवाया रोस्टम पे और कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कुछ बातें कही हैं जिसमें कुछ गिले शिकवे भी हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि आजकल तो ऐसा होता है कि एक नोट भी लिखवा दो तो वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लगने के बाद हट जाता है, तो इस वजह से बेहतर है कि खुली अदालत में बैठ के बात की जाए। तो फिर उन्होंने कुछ बातें खुली अदालतों में की है और ख़ुलासा ये था कि उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच को बेंच तसव्वुर नहीं करता और केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा, लेकिन बेंच को बेंच तसव्वुर नहीं करता। मतलब उनका ये था कि जो फ़ौजी अदालतों के क़याम पर केस है उसको सुनने से मैं माजरत नहीं कर रहा कि वो आइनी या कानूनी तौर पर दुरुस्त है, वो केस मैं सुन सकता हूँ, लेकिन मैं इस बेंच को बेंच तसव्वुर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो पार्लियामेंट ने इशू किया था, जब तक उसके ऊपर फैसला नहीं हो जाता तब तक मेरी नज़र में कोई भी जो बेंच बनेगा आर्टिकल 184(3) में, जो कि सो मोटो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जिसको रेगुलेट कर रही थी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत, जब तक उस पर फैसला नहीं हो जाता तब तक कोई भी बेंच जो आर्टिकल 184(3) के हवाले से बैठेगा उस बेंच को मैं बेंच तसव्वुर नहीं करता। ये काजी फाइज ईसा साहब की गुफ्तगू का खुलासा था और फिर वो चले गए और उनके बाद जस्टिस तारिक मसूद साहब भी उन्हीं से इत्तफाक करते हुए बेंच छोड़कर चले गए। अच्छा जी, अब उसके बाद हुआ ये कि जाहिर बात है कि फिर जब वो बेंच टूट गया 9 रुकनी जो था, तो उसके बाद फिर दोबारा बाकी जजेस भी उठ गए, फिर 7 रुकनी बेंच एक नया तश्कील हुआ और वो 1:30 बजे दोबारा बैठा और उसके बाद केस की समाअत आगे चली। और उस 7 रुकनी बेंच में जो केस की समाअत चली है और जो वकला ने बहस की है और जो जज साहिबान के रिमार्क्स आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपना तज्ज़िया काजी फाइज ईसा साहब का जो ये अमल था उसके ऊपर दे देता हूँ। जो उन्होंने कहा ना कि मैं इस बेंच को बेंच तसव्वुर नहीं करता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला नहीं हो जाता, तो वो ये मतलब कि उनकी ये अंडरस्टैंडिंग या उनकी ये इंटरप्रिटेशन कि 184(3) ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पार्लियामेंट एक कानून पास कर चुका था और उस कानून में, अब उस कानून में क्या था, उस कानून में मैं आपको बता देता हूँ, ये था कि उस कानून में हुकूमत ने ये कहा था कि जो 184(3) ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें अस खुद नोटिस लिए जाते हैं या किसी भी मामले को डायरेक्टली सुना जाता है, जैसे कि इस मामले को भी सुना जा रहा है, जैसे इंतखाबात के केस को सुना जा रहा था, तो पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट ने क्या किया था, उन्होंने कहा कि ये जो 184(3) है इसमें जब भी कोई केस सुना जाएगा, तो अभी तक की तो प्रैक्टिस यही है ना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑल इन ऑल हैं और वो 184(3) में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में अस खुद नोटिस सुन लेते हैं या वो कोई बेंच बना लेते हैं, अपने साथ कुछ और लोगों को बना लेते हैं। तो उस कानून में उन्होंने कहा कि जब भी ये ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक होनी है सो मोटो की अस खुद समाअत का इख्तियार जब भी सुप्रीम कोर्ट ने लेना, ये 3 जजेस का फैसला होना चाहिए। एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें चीफ जस्टिस हों, 2 सीनियर मोस्ट जजेस हों और 3 जजेस मिलकर फैसला करें कि आज खुद नोटिस हो सकता है। अगर तो वो फैसला करें कि हो सकता है तो फिर वो कमेटी बेंच बनाए और वो बेंच जो है
वो उस बेंच में वो 3 मेंबरान जो कमेटी में है वो भी शामिल हो सकते हैं। फिर वो बेंच फैसला करेगा तो उस फैसले के ख़िलाफ़ एक अपील भी होगी और उस अपील को एक लार्जर बेंच सुनेगा। और फिर आखिर में उसमें यह भी बात थी कि पुराने जितने भी आज तक केसेस हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे मियां नवाज शरीफ की नाअहली का, वो तमाम केसेस के ख़िलाफ़ अपील के थ्रू अभी भी वो समाअत हो सकती है, यानी कि अपील उन पे अभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो सकती है। ये सारा वो फैसला अब हुआ। उसके बाद ये कि जब ये आया बिल पार्लियामेंट की तरफ से, तो वकला बिरादरी का बाशमूल मेरे एतराज़ ये था कि ये लेजिस्लेशन जो कि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, उसके थ्रू आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में अमेंडमेंट करके प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए और वो इस हुकूमत के पास है नहीं। और सेम इसी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने इस लेजिस्लेशन को, इस कानून को, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को स्टे कर दी। अब वो स्टेड है, तब से उसका फैसला नहीं हुआ। तो जब वो स्टेड है तो इसका मतलब है कि उसके जब तक कि वो मुअत्तल है तब तक के कानून तो है ना, कोई चीज़ वैक्यूम में तो नहीं रह सकती है। आज तक 184(3) ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक हो तो रही थी ना, तो अगर उसको इन्वोक करने का कोई नया तरीक़ाकार हुकूमत ने मुतारिफ किया था जिसको फिल वक्त सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने स्टे किया है, तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि जब तक कि वो स्टे ख़त्म नहीं हो जाता या इस पार या उस पार, तब तक के लिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल ही नहीं हो सकता या वो ज्यूरिसडिक्शन भी मुअत्तल हो गई है। ये इंटरप्रिटेशन मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब तक नया प्रोसीजर सही है, गलत है या उसका इत्तलाक नए प्रोसीजर का जब तक नहीं हो जाता, वो जब भी हो तब तक पिछला निज़ाम तो चलता है ना, पिछला कानून तो लागू रहता है। ये तो नहीं हो सकता कि आप पिछले कानून को रिपील करके नया निज़ाम ला रहे हैं, लेकिन जब नया निज़ाम इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, जब तक वो इंप्लीमेंट नहीं होगा तब तक पिछला भी मफलूज हो जाए। पिछला तो नहीं मफलूज हो सकता, पिछला तब तक चलेगा जब तक अगला एक्टिवेट नहीं होगा। जैसे ही अगला एक्टिवेट होगा तब पिछला वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन या पेचीदा बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये जो फैज़ीज़ा साहब ने कहा ना कि जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता तब तक पिछला बेंच, पिछले कानून के तहत जो भी बेंच बनेगा मैं उसको बेंच ही तसव्वुर नहीं करता। मेरी नज़र पे ये दलील कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, लेकिन बहरहाल वो उनका इस्तेहकाक है और उन्होंने उसको इस्तेमाल किया है और उन्होंने उसके बाद बेंच छोड़ दिया है और उसके बाद फिर नया बेंच बना है, वो 7 रुकनी था। अब मैं आ जाता हूँ उसके ऊपर। देखें, एक बात तो यह है कि हुक्म इम्तना जारी नहीं हुआ फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से जो लतीफ़ खोसा साहब ने इस्तदा की थी, और ये ज़रूर हुआ है कि जो लोग गिरफ़्तार हैं उनका डेटा तलब कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें बताया जाए कि कितने लोगों को 9 मई के वाक़यात में अरेस्ट किया गया है और उनकी क्या डिटेल्स हैं, वो डेटा सारा तलब कर लिया गया गिरफ़्तार अफराद का। अच्छा, अब ये जो 7 रुकनी बेंच था, इसमें इसको ऑफ कोर्स हेड कर रहे थे उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस, और उनके अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, मंसूर अली शाह साहब। याद रखें, मंसूर अली शाह साहब वो जज हैं जो 4-3 वाले फ़ैसले में थे, वो इसमें शामिल हैं। उन्होंने, मंसूर अली शाह वो जज हैं जिन्होंने कहा था कि इंतखाबात के केस में 184(3) की जुरिसडिक्शन अभी इन्वोक नहीं हो सकती हैं, जिस तरह से मिलता जुलता एतराज़, मतलब कि आप समझ लें कि काजी फैज़ीज़ा साहब खैर उस केस में तो नहीं थे, उन्होंने वहाँ पे तो नहीं किया, लेकिन जो उनका एतराज़ था कि रेगुलेट होना चाहिए, वो उससे मिलता जुलता एतराज़ कि इस केस में कम अज़ कम 184(3) की जुरिसडिक्शन इन्वोक नहीं हो सकती है। इंतखाबात के केस में मंसूर अली शाह साहब ने कहा था, वो रिकॉर्ड पे और उन्होंने फ़ैसले को ऑथर भी किया था, तो वो इस बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, ये दूसरे वो जज हैं जिन्होंने इख्तलाफ किया था और उन्होंने कहा था कि इंतखाबात के केस में बराह रास्त 184(3) में सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं सुन सकती है। वो भी इस बेंच में, 7 रुकनी बेंच में भी शामिल। मज़ार अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, ये 7 रुकनी बेंच था जी। अच्छा जी, अब जब ये 7 रुकनी बेंच बैठा है तो उस पर फिर मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिए। सबसे पहले कि अगर किसी को इस बेंच पर एतराज़ है तो पहले बता दें, जिसके ऊपर एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि किसी को इस बेंच पर कोई एतराज़ नहीं है, और अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि किसी को इस बेंच पर कोई एतराज़ नहीं है। तो उस टाइम पे शुएब शाहीन साहब, जो कि 4 पिटिशन्स हैं फ़ौजी अदालतों के क़याम के ख़िलाफ़,
एक पिटिशन में जो कि इमरान खान साहब की तरफ से, चेयरमैन पीटीआई की तरफ से की गई है, वो इमरान खान साहब के वकील हैं शुएब शाहीन साहब, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि सर हमें सिर्फ ये गुजारिश है कि हमारी जो पिटिशन है उसके ऊपर कुछ एतराज़ात लगा दिए गए थे और उसको फिक्स नहीं किया गया और बाकी 3 जो हैं वो हो गई हैं, तो मेहरबानी करें कि हमारी दरख्वास्त पर जो एतराज़ात लगे थे वो उस हवाले से उन्होंने ना बात की। तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी जो दरख्वास्त थी उस दरख्वास्त में कुछ सियासी नौयत की इस्तदाएँ थीं, अभी हम वो सुनना नहीं चाहते हैं, अभी फोकस मिलिट्री कोर्ट्स पर है, ये चीफ जस्टिस ने कह दिया। तो शुएब शाहीन साहब ने इसका जवाब दिया कि आप हमारी दरख्वास्त भी साथ रख लें, हो सकता है मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा दीगर इस्तदाएँ हम ना मांगे, हम सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स की इस्तदा मांग लेंगे, आप हमारी दरख्वास्त साथ रख लें। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपस में मुशावरत करके देखेंगे, ये उनको जवाब दे दिया। उसके बाद बात आगे चल पड़ी, उन्होंने खोसा साहब को कहा जी बताएं जी क्या कहते हैं आप अपनी पिटिशन के हवाले से। तो खोसा साहब ने फिर कहा जी अब मैं ये जैसे रिपोर्ट हुआ है वो पढ़ के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब ये रिमार्क्स हैं और दलाइल हैं, या तो लतीफ़ खोसा साहब के अल्फाज हैं या चीफ जस्टिस साहब के हैं या जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के दीगर 7 रुकनी बेंच में उनके अल्फाज हैं। तो वो एज इट इज़ जैसे रिपोर्ट हुए हैं एग्जैक्टली हर्फ बाय हर्फ मैं वैसे ही आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रोसीडिंग में हुआ क्या है, और फिर उसमें कोई तज्ज़िये की या तफसील की ज़रूरत होगी तो वो मैं ऐड कर दूँगा। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 9 मई के नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, इसलिए ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, इसलिए ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, क्वेश्चन मार्क, ये पूछा चीफ जस्टिस साहब ने। लतीफ़ खोसा साहब ने जवाब दिया कि जी प्रेस रिलीज़ में यही कहा गया, दरे इसना उन्होंने अदालत में प्रेस रिलीज़ पढ़ के सुना दी खोसा साहब ने बाद में। चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा से कहा कि आप सिर्फ मुतलका पैराग्राफ पढ़ें। इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुतलका पैराग्राफ में कहा गया है कि ज़िम्मेदारों को आर्मी एक्ट के तहत जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने फिर इस्तफसार किया कि क्या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में चल रहा है। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि बिल्कुल सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू हो चुका है। कौमी सलामती इजलास के एलामिये में नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद होने का कहा गया। सिविलियंस का ट्रायल या तो कोई कर्नल करेगा या फिर ब्रिगेडियर। इस पर जस्टिस मंसूर अली ने इस्तफसार किया कि ये जो आप पढ़ रहे हैं इसमें ISPR का नाम कहाँ लिखा है। तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि यह ISPR का ही जारी करदा एलामिया है। काबीना ने ISPR के एलामिये की खुलकर तौसीक की। मुल्क की तमाम मिलिट्री क़यादत ने बैठकर फैसला दे दिया कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर इस्तफसार किया कि क्या ये दस्तावेज़ात क्या ये दस्तावेज़ उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। लतीफ़ खोसा साहब ने जवाब दिया कि ISPR की वेबसाइट पर मौजूद हैं। फॉर्मेशन कमांडर ने कह दिया नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, तो एक कर्नल अब ट्रायल में क्या अलग फैसला देगा। ये नहीं कहता कि 9 मई के जिम्मेदारों को छोड़ दिया जाए, कहीं भी किसी भी हमले के जिम्मेदारों को कटहरे में लाना चाहिए। मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ये सब बयानात हैं, हमें दिखाएं कि ट्रायल कहाँ शुरू हुआ है। दरे इसना लतीफ़ खोसा ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से मुल्ज़िमान की हवालगी के फ़ैसले पढ़ना शुरू कर दिए। जब मंसूर अली शाह साहब ने कहा ना कि ये तो बयानात आप हमें बता रहे हैं, एलामिये बता रहे हैं, आप हमें बताएं कि ट्रायल कहाँ शुरू हुआ है, तो फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने जो मुल्ज़िमान को हवाले किया है मिलिट्री कोर्ट के, उन्होंने वो फैसले पढ़ के सुनाने शुरू कर दिए। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से दरख्वास्त करके सिविलियंस के केसेस फौजी अदालतों में मुंतकिल करने का कहा गया। जिसने भी तनसीबात पर हमला किया इनसे मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। जिसने जो जुर्म किया है इसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। लाहौर में जिना हाउस के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। इस घर को कोर कमांडर हाउस कहें तो बेहतर होगा। अच्छा, ये लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या आपने अपने दस्तावेज़ में कोई FIR शामिल की है जो मिलिट्री कोर्ट्स को भेजी गई है। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि जो लोग मुतासरा हैं,
क्या इनमें से किसी ने सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त रुजू किया? लतीफ़ खोसा ने कहा मेरे पास इस किस्म की मालूमात नहीं है। दौरान समात फिर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैंने एक दरख्वास्त दायर की मगर फ़िलहाल किसी मुतासरा शख्स ने मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्तफसार किया अब इस पर कि जिस कानून के तहत फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होना है, क्या इस कानून को किसी ने चैलेंज किया? जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक कानून चैलेंज हो सकता है? लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ख़िलाफ़ मुकदमा कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट को तो लोग मान ही नहीं रहे। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आप हमें आर्मी एक्ट और मिलिट्री कोर्ट्स के रूल्स बताएं क्योंकि हमारे पास कोई किताब नहीं है। हकायक नहीं देंगे तो कैसे आगे चलेंगे? जस्टिस याहिया अफरीदी बोले। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री ट्रायल के लिए कितने लोगों के नाम गए हैं वो बता दें। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि हमें इल्म है कि कहीं से तो 20 तो कहीं से 10 अफराद के मुकदमात भेजे गए हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब यह है कि आप अमूमी तौर पर बता रहे हैं अगर हकायक नहीं देंगे तो कैसे आगे चलेंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि जो तमाम मुकदमात बनाए गए इनको सुनने का इख्तियार तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को पहले ही से हासिल है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमारा यही मौक़िफ़ है कि केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलें, फ़ौजी अदालतों में नहीं। 9 मई के वाक़यात की आड़ में 9-10 हज़ार अफराद को गिरफ़्तार किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम चाह रहे हैं कि सिर्फ हकायक में रहें। जो मुकदमात दर्ज हुए इनमें मुतअद्दिद नाम हैं, मुकदमात में कुछ पुलिस एहलकारों के नाम क्यों शामिल किए गए? जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि कितने लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए और कितने अफराद गिरफ़्तार हुए। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि 10 मई को पहले 50 अफराद गिरफ़्तार हुए। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, फ़ारूक हबीब के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए। इन मुकदमात में इमरान खान का नाम है लेकिन वो इमरान खान न्याजी नहीं है। लतीफ़ खोसा ने मज़ीद कहा कि पूरे मुल्क से 10 मई को 4000 अफराद गिरफ़्तार हुए। किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज नहीं है। हम तो इसलिए आए हैं कि हमें 25 करोड़ अवाम की फ़िक्र है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने जो अदालत में सिविलियंस के केस फ़ौजी अदालतों में मुंतकली की दरख्वास्त दी वो दिखा दें। मजिस्ट्रेट या अदालत को दरख्वास्त दी जाती है कि इन अफराद को हम आर्मी एक्ट के ट्रायल में ले जाना चाहते हैं। अदालत ने किसी बुनियाद पर तो मुकदमात फ़ौजी अदालतों में मुंतकिल करने की इजाज़त दी होगी। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि अगर आर्मी एक्ट सिविलियंस पर लागू नहीं होता तो कैसे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमात फ़ौजी अदालत में मुंतकिल करने दिए? जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि कौन से कानून या वजह के तहत सिविलियंस के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में मुंतकिल करने की इजाज़त दी गई? बयानात से निकल कर असल कानून क्या है वो भी बता दें। ये मंसूर अली शाह साहब पूछ रहे हैं। फिर याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि मसला यह है कि आपने दरख्वास्त के साथ जो चीज़ें लगाई वो मुकम्मल नहीं हैं। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि मैं और एतजाज़ एहसन मुलजिम तो नहीं, हम 25 करोड़ अवाम की फ़िक्र में आए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या ATC में मुलजमान की मिलिट्री को हवालगी से पहले कोई बहस हुई? लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि कई जगहों पर ना मुलजमान अदालत में मौजूद थे ना उनके वकील। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि तो क्या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ऐसे फैसले को चैलेंज नहीं करेंगे? लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि मेरा केस ये है कि प्राइवेट लोगों का केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस ATC में चल सकता है, यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में? तो लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि जी, ATC कोर्ट में चल सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री कोर्ट्स को तो हवालगी उनके अपने अफराद की हो सकती है, सिविलियन की हवालगी तो नहीं हो सकती। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि तो यही हमारा केस है कि सिविलियन के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट नहीं कर सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या ATC जज फैसला दे सकता है कि केस आर्मी एक्ट का है या नहीं? सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट्स में बुनियादी हकूक़ के लिए हाई कोर्ट से रुजू का आइनी हक होता है। बुनियादी हकूक़ का मामला सुप्रीम कोर्ट लाया जा सकता है। दौरान समात चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास वक्त कम है, 10 मिनट में दलाइल मुकम्मल करें। आप कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ अपील का हक़ नहीं होता है, आप कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स का फ़ैसला पब्लिक नहीं होता है, इसकी वजूहात वाज़िया नहीं होती हैं। आप आगे चलें और दलाइल
ख़त्म करें। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए इस मौके पर कि मुल्ज़िमान को सेक्शन 549(3) के तहत ATC ने मिलिट्री हकाम के हवाले किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आई एम सॉरी, मगर इस पे जो जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा ना, इसके जवाब में जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आई एम सॉरी, मगर वजारत कानून के वेबसाइट पर 549 की सब सेक्शन 3 है ही नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट के तहत सज़ा कम है और आम कानून में सज़ा ज़्यादा है। ये याहिया अफरीदी साहब कह रहे हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि वो पूछ रहे हैं कि आप उधर आना चाहते हैं या इधर जाना चाहते हैं। इन रिमार्क्स पर अदालत में कह कहे बुलंद हो गए। और उसके बाद फिर लतीफ़ खोसा साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल है वो चल रहा, उस पर हुक्म इम्तना की इस्तदा की। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये इस्तदा मुस्तरद करते हैं, आप रिलैक्स हों, जज्बाती ना हो। हर चीज़ का जवाब हुक्म इम्तना से नहीं होता है। सिविलियन अदालत हो या फ़ौजी अदालत, मुल्ज़िमान को वकला मुकर्रर करने का हक़ हासिल है। फिर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि वकला को हरासा किया जा रहा है। एक वकील को 6 दिन तक अगवा रखा गया है, एक को थाने ले गए, लतीफ़ खोसा साहब के घर फायरिंग तक हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल साहब, हम आपको सुने बगैर फ़ैसला नहीं देंगे। 4000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, औरतों को भी गिरफ़्तार किया गया। अदालत को बताया जाए कि सिविलियन और मिलिट्री कस्टडी में कितने लोग हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद फिर 9 मई के वाक़यात के बाद गिरफ़्तार होने वाले तमाम अफराद का डेटा तलब करते हुए केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी। ये है जी तफसील आज की सारी समाअत की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है, जिसको मैं 1 आध मिनट में अब समराइज़ कर देता हूँ कि फिर इसका मतलब कि नतीजा आज की समाअत का यही है कि जो बेंच 9 जजेस से शुरू हुआ था वो टूट गया, 2 जजेस अलहदा हो गए, 7 जजेस पर मुश्तमिल एक नया बेंच बना। उस बेंच ने समाअत सुनी। जो पिटिशन्स 3 लगी हुई थी, 4 टोटल पिटिशन्स थी, जिनमें से एक इमरान खान साहब की थी, उसको फिल वक्त नहीं सुना गया। 3 पिटिशन्स जो थी उनको सुना गया। वो 3 में एक साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब हैं पिटिशनर, एक में एतजाज़ एहसन साहब हैं पिटिशनर, एक में कोई करामत अली साहब हैं पिटिशनर। और उनके वकला ने दलाइल दिए वहाँ पे कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनमें जो ट्रायल हो रहा है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। ये सिविलियन अदालतों में जो रेगुलर कोर्ट्स हैं या जो स्पेशल कोर्ट है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, उसमें होना चाहिए। तो वो दलाइल सुने, जजेस ने रिमार्क्स दिए, इस्तफसार किए, सवाल पूछे, वो सब मैंने आप तक पहुँचा दिए हैं। और अब कल सुबह दोबारा ये समाअत टेकअप होगी और फिर मामलात आगे बढ़ेंगे और फिर जो कुछ भी होगा उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।